नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहला सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। दोस्तों याद रखिएगा, तो 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल। लोथल क्या है दोस्तों? ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। याद रखिएगा कि लोथल जो दोस्तों गुजरात में स्थित है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। दोस्तों याद रखिएगा, गोदीवाड़ा साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। अगर बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। चूड़ी का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। दोस्तों कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो खोज किए थे राकल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? वह दोस्तों लोथल, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखिएगा कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, वो दिए थे सारनाथ में। ठीक है, यानी बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती पे। याद रखिएगा, किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है दोस्तों। ठीक है। याद रखिएगा कि बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा। तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है। बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया दोस्तों गौतम बुद्ध। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो ये सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो वो भी पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? याद रखिएगा, वो किए थे दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, कब किए थे? तो 1873 में किए थे। याद रखिएगा, 1873 में। ठीक है दोस्तों, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के एक पुस्तक का नाम है दोस्तों गुलामगिरी। याद रखिएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में किए थे आत्माराम पांडुरंग किए थे। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग किए थे 1867 में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किए थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। कब? 1873 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर सवाल। दोस्तों देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने। 4 देखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, वो थे भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल पूछेगा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी ने 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, जो 1947 से लेकर 1962 तक, याद रखिएगा दोस्तों, 1962 तक प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों। कौन? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने में समझौता कब हुआ दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916 में। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता को किसने किए थे? महात्मा गांधी
यानी कि महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 1911 में क्या हुआ दोस्तों? तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। क्या हुआ था? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया था भारत राजधानी 1911 में, ठीक है। 1916 में दोस्तों साबरमती आश्रम का भी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? 1916 में, याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है दोस्तों, वो अहमदाबाद में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। किसने किया था? आगा खान ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और कहां हुआ था? तो ढाका में हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1916 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। किसने किया था? ए ओ होम ने किया था। ए ओ होम ने कांग्रेस का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर आपके सामने है। 6 नंबर सवाल है दोस्तों कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 7 थे, याद रखिएगा। यानी कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 7 थे दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था दोस्तों, ठीक है। कब आया था? 1928 में। जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो उसके जितने भी सदस्य थे सब ब्रिटिश के थे दोस्तों, यानी कि सब अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध के चलते ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज के दौरान, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद ने किया था, ठीक है। यानी 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। CR दास, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, याद रखिएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है दोस्तों अब्राहम लिंकन का, याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है ये क्या रह चुके हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों 9 नंबर सवाल कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था दोस्तों? संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके साथ संबंधित नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये सब किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। बल्कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है दोस्तों, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ठीक है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने, 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की दोस्तों, ठीक है। तो किसने प्रस्तुत किया था? हॉब्स ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। यानी कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? हॉब्स ने दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। राज्य सूची पर आइए और ऑप्शन देखते हैं इसका, ठीक है, राज्य सूची पर या फिर
समवर्ती सूची पर या फिर राज्य एवं समवर्ती सूची, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। ठीक है, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, ये किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, यानी कि केंद्र, याद रखिएगा दोस्तों, संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार बना सकता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाएगी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कानून बनाएगी, और राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और तीनों का जो उल्लेख किया गया, यह 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगला देखिएगा 14 नंबर सवाल कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। ठीक है, किसको देता है दोस्तों? तो ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो है दोस्तों ओम बिरला। याद रखिएगा, वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे मोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे कहलाते हैं, यानी क्या कहा जाता है उसको दोस्तों। ठीक है, याद रखिए क्या कहा जाता है? तो वार्ड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे मोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं वार्ड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 16 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 16 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा दोस्तों। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा था कि संविधान सभा में किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा दोस्तों। ठीक है, केटी शाह ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 में किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 4 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और भाग 4 में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन के बाद संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था जिसमें 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन के बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों, 17 नंबर सवाल कि निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विजय रूपानी। ठीक है, 17 क्या हो जाएगा? बी, विजय रूपानी। इनमें से किसने? तो विजय रूपानी ने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी हो जाएगा, विजय रूपानी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 18 नंबर सवाल आपके सामने है। 18 है दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र। देखिए दोस्तों, 2 ऐसे ग्रह है, बुध और शुक्र, ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर सबसे बड़ा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों गैनीमेड। ठीक है, याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, शुक्र को ग्रह ग्रह, ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार जो है पृथ्वी के लगभग समान ही दोस्तों। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह होते कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रह टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। और सबसे छोटा होता है दोस्तों बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों, इसलिए वो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है सूर्य का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवर्षा रेखा। ठीक है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा है? समवर्षा रेखा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने 20 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 20 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, यानी कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से
किसमें? तो ब्राजील में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कहाँ दोस्तों? ब्राजील। ब्राजील का राजधानी क्या होता है? ब्राजीलिया होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 21 नंबर सवाल कि मुरादाबाद यहाँ पे खाली स्थान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है दोस्तों, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीतल, यानी मुरादाबाद जो है पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पहला होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पहला स्थान बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 22 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है। देखिए 22 नंबर सवाल है कि तांगनीका झील कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, तांगनीका जो झील स्थित है ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होता है? देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश है जिसकी राजधानी कैनबरा होता है। क्या होता है? कैनबरा, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है तांगनीका झील। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिएगा कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यांमार के साथ, ठीक है, यानी किसके साथ? म्यांमार के साथ बांग्लादेश जो है अपना सीमा साझा करता है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी क्या होता है? नेपी ताओ, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू होता है। चीन का बीजिंग होता है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है? ढाका। देखिए दोस्तों भारत के 5 राज्य, याद रखिएगा, भारत के जो 5 राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेख हसीना, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा करता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, ठीक है। टोटल कितना करता है दोस्तों? कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर भारत जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा करता है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पे जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 24 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने? 24 देखिएगा कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, यानी कि कहाँ में है? याद रखिएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये गुरुग्राम में है, याद रखिएगा दोस्तों। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। यानी निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम में हरियाणा में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल कि 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों भारत। कौन स्थित है? भारत, यानी 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इनमें से कौन सा देश स्थित है? भारत। जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों, याद रखिएगा, और टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 26 नंबर कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सहाद्री, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल। 27 आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि महानदी, नर्मदा और कावेरी ये सब क्या दोस्तों? डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा। गंगा नदी लंबाई कितना दोस्तों? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नर्मदा नदी दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो खंभात में खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। महानदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। किस राज्य में है? ओडिशा दोस्तों, ओडिशा के बालेश्वर जिला में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 28 नंबर सवाल कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण गंगा कहलाती है वह क्या है? कौन सी नदी है दोस्तों? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों कावेरी को, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सिंधु नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 2880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी लंबाई कितना दोस्तों? 2880 किलोमीटर। गंगा के 2525 किलोमीटर। लगभग महानदी की जो लंबाई है दोस्तों 854 किलोमीटर लगभग है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है, लगभग में 854 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा।
तो दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक के त्रिमगम के पहाड़ी से निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी, जिसका लंबाई होता है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 29 नंबर सवाल कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों ओडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है ओडिशा। ओडिशा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा में चिल्का झील दोस्तों जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, याद रखिएगा, ठीक है। ओडिशा में लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, वो ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दोस्तों। गणेशी लाल कौन है? वहां के राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। ओडिशा के जो रहने वाले दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ रहने वाली है? ओडिशा के मयूरभंज जिला के ही रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ओडिशा के मयूरभंज जिला के रहने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है। हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिएगा 30 नंबर सवाल कि तुर दाल को अन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरहर के नाम से जाना जाता है, अरहर, ठीक है। तुर दाल को अन्न किस नाम से जाना जाता है? अरहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 31 नंबर सवाल आपके सामने है। 31 है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है दोस्तों। कौन सी मृदा है? तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है, याद रखिएगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है दोस्तों, ठीक है, याद किया। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिएगा 32 नंबर सवाल। यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कपड़ों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है दोस्तों। कौन है? याद रखिएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड है। कौन है दोस्तों? रेड, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है। 33 है कि बाजार मांग वक्र होता है, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाजार मांग वक्र होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल का किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का यात्रा किया था? नेपाल। नेपाल का राजधानी काठमांडू, और नेपाल का राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। सार्क में टोटल 8 देश शामिल है, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि श्रीलंका राजधानी जयवर्धने पूरे कोटे, भारत और श्रीलंका कौन अलग करता है? पाक जल संधि। भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 35 नंबर। देखिए दोस्तों 35 नंबर सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 11 जुलाई को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 36 नंबर कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गुजरात का है दोस्तों, ठीक है। गुजरात का दोस्तों गरबा, ये भारतीय राज्य किस राज्य का है? गुजरात का दोस्तों गरबा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 37 नंबर। दोस्तों तमाशा लावनी ये कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का है, ठीक है। लोक नृत्य तमाशा, ठीक है। घूमर कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का है, ठीक है, याद रखिएगा। एक घूमर हरियाणा का भी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 37 नंबर कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, एपी कल्चर, ठीक है। रेशम कीट पालन दोस्तों सेरिकल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 का आपके सामने कि कोशिका की खोज की गई थी, याद रखिए किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखिए पूछेगा दोस्तों कि मृत कोशिका खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा। कब किए थे? 1665 में किए थे मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका खोज किया था एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने 1674 में किए थे। कब किए थे? 1674 में, ठीक है। वो जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वॉन लुएनहॉक, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कि विलियम हार्वे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि कोशिका खोज किसने किया था?
रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका याद रखिएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है दोस्तों, क्या होता है? शुक्राणु होता है दोस्तों, ठीक है, उसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, याद रखिएगा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, जो मस्तिष्क में होता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर कि पाश्चुरीकरण है एक, क्या है दोस्तों? तो 39 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निम्न और उच्च ताप उपचार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पाश्चुरीकरण है एक निम्न और उच्च ताप उपचार, यानी 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 40 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, ठीक है। 40 देखिएगा दोस्तों, सवाल क्या कर रहा है आपके साथ। 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, याद रखिएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, नाक, ठीक है। नाक क्या है? श्वसन तंत्र का पहला अंग है दोस्तों, नाक, ठीक है। अगर देखिएगा 41 नंबर सवाल की महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायां निलय, ठीक है, यानी महाधमनी जो है बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने 42 है कि भ्रूण को जन्म देना, ठीक है, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसव कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भ्रूण को जन्म देना कहलाता है प्रसव, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 43 नंबर क्या कर रहा है। 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 है दोस्तों कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, डार्विन ने किए थे। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, डार्विन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों ऑप्शन 44, एड्स एक जनित रोग है दोस्तों, क्या है? तो 44 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, विषाणु, ठीक है, यानी एड्स एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, यानी एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ठीक है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 45 नंबर, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 45 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा का नाम चुने दोस्तों, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड, क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अगर देखिएगा 46 नंबर कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? वो बेरी होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी विटामिन B1 का जो रसायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, और विटामिन B1 का जो कमी से रोग होता है वो बेरी होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सूखा रोग दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स उसी को बोलते हैं, सूखा रोग को रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रसायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का रसायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है, विटामिन B1 का रसायनिक नाम थायमिन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का नाम विटामिन किसने रखा था? फंक रखा था, खोज किया था दोस्तों हॉपकिंस ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 47 नंबर आपके सामने। 47 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव, ठीक है, यानी गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, द्रव करती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 48 नंबर, एसआई मात्रक में वोल्ट्जमैन नियतांक का मान है दोस्तों, कितना है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.38 गुणे 10⁻23 जूल पर केल्विन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 49 नंबर सवाल। 49 आपके सामने क्या कह रहा है कि जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो, ठीक है, क्या होगा? त्वरण शून्य हो है दोस्तों, क्या है? त्वरण शून्य, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 50 नंबर सवाल कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ये कहता है दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का, ठीक है, यानी रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 51 है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा दोस्तों, ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि चलती हुई कार, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज्ड कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये सब क्या है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है दोस्तों, ठीक है। गतिज ऊर्जा दोस्तों याद रखिएगा
हाफ MB², ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ MB², ठीक है। अब देखिएगा 52 नंबर सवाल कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है दोस्तों, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयाम से। ध्वनि की तीव्रता जो निर्धारित होती है किससे होती है? आयाम से। ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग होता है, यानी ठीक है, यानी चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होता है पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग होता है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 54 नंबर कि प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई क्या है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पास्कल, ठीक है, याद रखिएगा। पास्कल क्या है? प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई है पास्कल। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 55 नंबर सवाल, ठीक है। 55 है दोस्तों कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। आइए इसका और ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 55 का दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा 56 नंबर सवाल कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिशा, याद रखिएगा। यानी ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है दिशा से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 57 नंबर कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है क्या है दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैस है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है गैस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 है कि निम्न में धातुएं बताएं, यानी इसमें धातु कौन है दोस्तों, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों सी, ठीक है। एफ क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है दोस्तों? आधातु, सॉरी दोस्तों आधातु बताएं। आधातु क्या हो जाएगा? ये सब क्या है दोस्तों? कॉपर, Fe लोहा, Na क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? धातु है, बल्कि F क्या है दोस्तों? आधातु है, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है दोस्तों? आधातु, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आधातु, धातु किसे कहते हैं? धातु जिसे कहते हैं जिसके आयतन कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उसे धातु कहते हैं। जिसके आयतन कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम आधातु कहते हैं। जिसके आयतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हीलियम सिर्फ अपवाद में है दोस्तों, हीलियम भी एक अक्रिय गैस है लेकिन उसके आयतन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसके आयतन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों अल्फा कण, ठीक है। यानी निम्नलिखित कणों में किसका, अल्फा कण में द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 60 नंबर सवाल बीई, बीएमजी तथा एएल में निम्न से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, बोरॉन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 61 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, सबसे पहला कथन है कि पित्त रस अम्लीय होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, इनके ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पित्त रस अम्लीय नहीं होता बल्कि क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है दोस्तों, ये सही है। अमाशयी रस में अम्ल होता है दोस्तों, ये सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पित्त रस क्षारीय होता है, तो ये आपका सही है दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है गलत कथन चुनिए, ठीक है। तो पित्त रस अम्लीय नहीं होता है बल्कि क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 62 का देखिएगा कि अमोनियम आयन है, ठीक है, एक संयुग्मी अम्ल, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनियम आयन है एक संयुग्मी अम्ल, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों 63 नंबर आपके सामने है। 63 है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 घट जाता है, ठीक है। यानी रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 6 घट जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 64 नंबर कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जिंक। जिंक का संकेत Zn होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कैल्शियम का Ca, याद रखिएगा दोस्तों। मैग्नीशियम का Mg,
ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों एल्युमिनियम का Al होता है, ठीक है। तो लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसके लिए इसके क्षय को रोका जा सके? तो जिंक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जिंक का संकेत Zn होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लोहा का संकेत क्या होता है दोस्तों? Fe होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, याद रखिए दोस्तों 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन है। कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। लेकिन यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। अगला 66 नंबर, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से कच्चे माल के लिए बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यानी 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, नाइलॉन, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? नाइलॉन। 66 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र कुमार, याद रखिएगा दोस्तों। यानी बिहार के किस वकील ने? राजेंद्र कुमार ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक चला था, ठीक है। रद्द किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1922 में समाप्त कर दिया था दोस्तों। चौरा चौरी घटना के बाद जो 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, ये कहाँ हुआ चौरा चौरी घटना? ये हुआ दोस्तों गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 68 नंबर, 68 देखिएगा दोस्तों। ये दोस्तों 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि तेल, बिहार में तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोस्तों बरौनी में, ठीक है। बरौनी में क्या है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 69, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर मनसुखी मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाजियाबाद में। कहाँ किए हैं? गाजियाबाद, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा आप सामने 70 नंबर सवाल देखिए। 70 है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? याद रखिए। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030 तक। कब तक बना रहेगा? 2030 तक। अगला देखिए 71 नंबर, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, याद देखिए 71 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था ये उड़ीसा के कटक में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र जी का अगर बात करते हैं कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लोग याद रखिए दोस्तों कि बिहार केसरी को किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखिएगा 72 नंबर आपके सामने है। 72 नंबर सवाल है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। ठीक है, यानी टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है दोस्तों, यानी 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने 73 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 74 नंबर सवाल। 74 है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था। याद रखिएगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1576 में याद रखिएगा दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध
1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 75 नंबर कि समन्वयी धर्म दिन ए इलाही, यानी शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी दिन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों, अकबर को माना जाता है, किसको माना जाता है, अकबर को, ठीक है। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 में किए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब सबसे कट्टर शासक माना जाता है किसका, मुगल वंश का। अगला 76 नंबर कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विश्व की तीसरी सबसे जो लंबी नदी है वो दोस्तों यांगत्से नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जो मेन रूप से कहाँ बहती है, चीन में बहती है, कहाँ बहती है, चीन में दोस्तों, ठीक है, सब याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, अगला 277 नंबर सवाल देखिएगा। 77 है कि 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए दोस्तों, क्या है। तो 77 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, वो दोस्तों आलम आरा, ठीक है, यानी 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम क्या है, आलम आरा। अलग 78 है कि ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों जून 2016 में हुआ था। कब हुआ था, ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था, जून 2016 में। अगला देखिएगा 79 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो भारत की रैंक है वो है दोस्तों 63, क्या है दोस्तों, 63। अगला 80 नंबर कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, जापान की संसद को कहा जाता है द नेशनल डाइट, ठीक है, क्या कहा जाता है, द नेशनल डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा दोस्तों याद रखिएगा एन होता है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला देखिएगा 81 नंबर 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सबसे पहले किसको हड़पा था, सतारा को हड़पा था, हवाद को हड़प दिया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में। सती प्रथा का प्रतिषेध किसने किया था, यानी सती प्रथा को अंत कर किसने किया था, राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल 82 नंबर कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथी को। हाथी को क्या गया घोषित किया गया है, राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया दोस्तों, ठीक है, हाथी को किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 83 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 83 है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है दोस्तों, यानी भारत का नहीं है, याद रखिएगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, चार मीनार, जो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित, ठीक है, यानी कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो चार मीनार है दोस्तों, ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बल्कि ताजमहल क्या है, विश्व धरोहर स्थल है, लाल किला विश्व धरोहर स्थल है, एलिफेंटा की गुफाएं जो औरंगाबाद में स्थित दोस्तों, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल है, बल्कि चार मीनार जो दोस्तों जो हैदराबाद में स्थित विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है। 84 नंबर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है दोस्तों, कब किया है, याद रखिएगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च 2018, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949 में। वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 85 नंबर सवाल देखिएगा, जो लास्ट सवाल आपके सामने है 85 है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, याद रखिए दोस्तों। 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कौन सा सही सत्य नहीं है दोस्तों, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है दोस्तों, ये क्या है, सत्य नहीं है। यानी कि भारत के महान्यायवादी का जो संबंध होता है उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता, ये दोस्तों गलत है, बल्कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, सही है बिल्कुल, कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार जो होता है दोस्तों, ये भी सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये सही है, ठीक है, लेकिन उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।